लास्ट वीडियो हमने कोलिजन थ्योरी स्टार्ट किया था, अब वापस थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस ओनली। इट इज एप्लीकेबल फॉर जेके बोस 2025 में सवाल था ये, 1 मार्क्स का सवाल था कि कोलिजन थ्योरी किन रिएक्शंस पे एप्लीकेबल। इट इज एप्लीकेबल ऑन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस ओनली, दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व टू रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट स्पीशीज के बीच में हमेशा कोलिजन होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो कोलिजन होगा रिएक्टेंट्स के बीच में, सर बहुत सारे कोलिजन पर सेकंड में हो सकते हैं, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत सारे कोलिजन्स की पॉसिबिलिटी होती है। सो मान लीजिए 10⁻28 to 10⁻30 कोलिजन्स पर सेकंड में कितने ज़्यादा हैं, आप सोच सकते हैं। अवोगाड्रो नंबर से भी ज़्यादा ही हैं, ठीक है ना। इतने सारे कोलिजन्स पर सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में पॉसिबल होते हैं, लेकिन सबके सब कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते। सिर्फ कुछ कोलिजन्स, कुछ फ्यू कोलिजन्स विच लेड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दोज कोलिजन्स आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स। और एक कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, तो बाकी कहानी है, एक कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं? 2 चीज़ें सर। वन इज द ओरिएंटेशन क्राइटेरिया, इट मस्ट फॉलो द ओरिएंटेशन क्राइटेरिया। अनदर वन इज इट मस्ट क्रॉस सम थ्रेशहोल्ड गैप, एक एनर्जी बैरियर भी इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान से समझने हैं। अच्छा, ओरिएंटेशन क्राइटेरिया, या इसी को मैं लिख लेता हूं, दिस इज स्टीरिक क्राइटेरिया, ओरिएंटेशन क्राइटेरिया और स्टीरिक फैक्टर, या इसी को हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इसी को प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कंसिडर कर लेता हूं, लेट्स से वी हैव अ सबस्ट्रेट दिस वे CH3 एंड लेट्स से वी हैव Br। मान लीजिए आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि जो मिथाइल ब्रोमाइड आपके पास सबस्ट्रेट है, जो मिथाइल ब्रोमाइड आपके पास रिएक्टेंट है, मान लीजिए आप इस पे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना चाहते हैं और इस Br को हटा के अल्कोहल बनाना चाहते हैं। कुल मिला के आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो आप किसका अटैक इस पे करना चाह रहे हैं? सर हम अटैक करना चाह रहे हैं इस पे OH नेगेटिव का। अच्छा, अगर मैं OH नेगेटिव का अटैक इस हिसाब से कराऊं, सर OH नेगेटिव उस साइड से अटैक करे जिस साइड से आपका Br प्रेजेंट हो। मान लीजिए, क्योंकि मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री तो दिखा नहीं रखी है, बट मान लीजिए कि Br अबो द प्लेन प्रेजेंट था और आप OH नेगेटिव का अटैक भी, ये OH नेगेटिव अटैक कहां पे करेगा? सर ये कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करना चाहेगा। और ये अटैक कर रहा है, मान लीजिए पहले वे में या पहले पाथ में, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि OH नेगेटिव वहां से अटैक करे जहां से Br ऑलरेडी प्रेजेंट था। सर अगर Br ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसी साइड से OH नेगेटिव अप्रोच करना चाहे, तो यहां पे होंगे स्टीरिक हिंड्रेंसेस। क्या होंगे? व्हाई? बिकॉज दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस लिविंग ग्रुप इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, दिस Br इज आल्सो अ बल्की ग्रुप, इट कंटेन लोन पेयर्स, इस पे भी इलेक्ट्रॉन है, और जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच में होगा स्टीरिक रिपल्शन। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर ओरिएंटेशन टू अटैक। प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है अटैक करने के लिए। अटैक करने के लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, ठीक है ना। और यहां पे होगा क्या? सर यहां पे होंगे स्टीरिक रिपल्शंस। स्टीरिक रिपल्शंस का मतलब होता है जो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब आपस में रेपेल करते हैं, और करते ही रेपेल है, इलेक्ट्रॉन ही रेपेल करेगा, और क्या रिपेल करेगा, ठीक है ना। जब ग्रुप्स के आपस में इलेक्ट्रॉन्स रेपेल करें और ग्रुप भी बहुत भारी भारी हों, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा हों, सच रिपल्शंस आर नोन एज स्टीरिक रिपल्शंस और स्टीरिक हिंड्रेंसेस। स्टीरिक हिंड्रेंसेस। सो ये जो आपने अप्रोच लगाया, दिस इज नॉट द प्रॉपर ओरिएंटेशन टू अटैक। सर आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, और इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पास ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था, जहां से अटैक करना चाहिए था वहां से अटैक नहीं कर रहा है। अच्छा, मान लीजिए फिर आप क्या कर लेते हैं, फिर हम पाथ 2 कंसिडर कर लेते हैं कि यही OH नेगेटिव पाथ 2 से अटैक करेगा, और अटैक करेगा इस कार्बन पे, लेकिन अब जो इसका अटैक है दैट इज फ्रॉम द रेयर साइड। इसका मतलब ये कि अगर आपका Br अबो द प्लेन था, तो मान लीजिए आप ऑर्गेनिक में डिटेल में भी ये रिएक्शंस पढ़ते हैं, OH नेगेटिव का अटैक बिलो द प्लेन होगा, और OH नेगेटिव का अटैक इस हिसाब से होगा, या इस ओरिएंटेशन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि रिपल्शंस उसको उतने ज्यादा फेस ना करने पड़े। दो ये हमेशा करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जिस पे अटैक करने वाला उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन अभी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे स्टीरिक रिपल्शंस कम होंगे, और ये ओरिएंटेशन बहुत प्रॉपर है। सो ये आपका आएगा, दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन, और यहाँ पे अटैक हो जाएगा, और अगर अटैक होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये वाला कैसा था? इट वाज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन
नहीं होगा। दिस इज व्हाट स्टीरिक फैक्टर आर ओरिएंटेशन क्राइटेरिया मीन्स। सर अगर कोलिजन होगा तो कोलिजन में एक पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि कोलिजन इस हिसाब से हो कि स्टीरिक रिपल्शंस मिनिमम हो, स्टीरिक रिपल्शंस, अदरवाइज अप्रोच की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है ना। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। अच्छा दूसरी बात कि मान लीजिए स्टीरिक रिपल्शंस भी हो रहे हैं, कभी कभार ऐसा भी पूछता है कि बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं, उनमें ओरिएंटेशन भी बहुत प्रॉपर था। मान लीजिए पर सेकंड में इनमें जो कोलिजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लेट्स से 50 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड कोलाइड कर रहे हैं इस प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, लेकिन सर उनमें से भी सिर्फ 20 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 30 बना ही नहीं रहे। इसका मतलब ये होगा कि ये क्राइटेरिया भी मोर देन एनफ नहीं है। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, दैट इज द एनर्जी क्राइटेरिया, एनर्जी बैरियर। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनमें इतना एनर्जी होना चाहिए कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकें, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है ना। तो दूसरा आपका आएगा एनर्जी बैरियर। यहां पे मैं बना देता हूं थोड़ा सा। अच्छा ये जो एनर्जी बैरियर होगा, मान लीजिए मैं ग्राफिकली इसको बता दूं, मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो वी हैव पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी भी इसको आप लिख सकते हैं, सिंपली एनर्जी लिख सकते हैं, वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी सवाल आते हैं कंटिन्यूसली, नीट में 3 से 4 सवाल इस पे बन रखे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी या आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड करने वाला है, बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे। आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी लिख लो, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड करने वाला है। इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस जो प्लॉट किया जाए कि क्या एनर्जीज में चेंज देखने को मिल रहा है थ्रू आउट द रिएक्शन, इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट स्पीशी था, जो रिएक्टेंट स्पीशी हमने अभी दिखाया वो रिएक्टेंट स्पीशी आपके पास था। सो लेट्स से यहाँ पे कोई आपके पास रिएक्टेंट स्पीशी है, ठीक है, मैंने रिएक्टेंट स्पीशी बना लिया। अच्छा एक चीज़ जो आप नोट कर पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, सर जो भी रिएक्टेंट स्पीशी आपके पास था इसके पास अपना कुछ ना कुछ ऑलरेडी एनर्जी देखने को मिल रहा है, और वो कितना एनर्जी है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का, सही है ना। ये एनर्जी चल रहा है, इस वाई एक्सिस पे एनर्जी चल रहा है, ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी था, इतना एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी था, लेकिन इतना एनर्जी मोर देन सफिशिएंट नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, मान लीजिए आपने रूम टेम्परेचर पे पेट्रोल रखा हुआ है, अब पेट्रोल आग बहुत जल्दी पकड़ता है, अब है पेट्रोल, आपकी गाड़ी में भी पेट्रोल है, लेकिन सर आग नहीं पकड़ रहा है, आग लग नहीं रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी साथ में देना पड़ता है, कुछ तीली लाइटर लगाना पड़ेगा आपको, एक थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर, एक थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा, जिसके बाद रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो जो एनर्जी रिएक्टेंट के पास अपना ऑलरेडी होगा, हमेशा होगा, एनर्जी के बगैर कोई होता ही नहीं है। रिएक्टेंट है तो मैटर है, मैटर है तो एनर्जी है, लेकिन वो मोर देन सफिशिएंट नहीं होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए। कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट को हमेशा चाहिए कि वो किसका फॉर्मेशन कर सके, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है ना। उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन पढ़ते हैं। अच्छा मान लीजिए ये आपके पास जो रिएक्टेंट स्पीशी था, ये रिएक्टेंट स्पीशी कुछ इस तरीके से, ओके, सो ये रिएक्टेंट स्पीशी जो आपके पास था, इस रिएक्टेंट स्पीशी ने क्या किया सर, इस रिएक्टेंट स्पीशी ने एनर्जी गेन किया। क्या गेन कर लिया, एनर्जी गेन। जैसे इसने एनर्जी गेन कर लिया, इनके कोलिजन्स बढ़ना स्टार्ट हुए, या दोनों फैक्टर्स को एक साथ मिला के चलेगा, कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जैसे एनर्जी गेन किया, ये जैसे आपने एनर्जी प्रोवाइड किया, इनके कोलिजन्स बढ़ना स्टार्ट हुए, इनके, या इस हिसाब से भी आप इसको रिवर्स में भी पढ़ सकते हैं कि जैसे कोलिजन स्टार्ट हुआ सर, कोलिजन स्टार्ट हुआ, रिपल्शन स्टार्ट हुआ, रिपल्शन स्टार्ट हुआ, एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। या बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर की फॉर्म में, किस फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में, ठीक है। ये रिएक्टेंट था, दिस इज द रिएक्शन प्रोग्रेस, चल रहा है आगे, और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बनेगा एट द एंड, आपका यहाँ पे क्या बनेगा, देयर इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो डाउट, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए आप देख पा रहे हैं एक पूरा पहाड़ इसको क्रॉस करना पड़ रहा है, एक एनर्जी इसको क्रॉस करना पड़ रहा है। कितना एनर्जी रिएक्टेंट स्पीशी को क्रॉस करना पड़े कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे, दिस टोटल एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस टोटल को क्या पढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक। अच्छा टोटल कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है ना, टोटल एनर्जी यहां तक, ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक, ये जो स्टार्टिंग वाला आपका था ये पॉइंट, यहाँ से इस पॉइंट से लेके, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ इसको, इस पॉइंट से लेके जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से लेके इस हाईएस्ट पॉइंट तक, इस हाईएस्ट पॉइंट तक ये जो एनर्जी लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल एनर्जी जो लग रहा है, दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट स्पीशी को लगेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए,
दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, ये रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी अपना एनर्जी था, सही है ना। इसको मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में, इसको ई एवरेज लिख लेता हूँ। ये ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास था, ये ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास था। अब मुझे बताइए इसके अलावा कुछ मिनिमम और लगेगा इसको, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, और इसके पास अपना भी कुछ था। सर कुछ और मिनिमम लगेगा, कुछ और लगेगा, कुछ लीस्ट और लगेगा, कुछ थोड़ा सा और लगेगा, थोड़ा सा इतना लगेगा कि थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए, सही है। बताइए एवरेज अपना था, मान लीजिए थ्रेशोल्ड आपका 100 किलो जूल है, और मान लीजिए 20 इसके पास अपना था, तो बताइए कितना लगेगा और 80। सर वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा रिएक्टेंट स्पीशीज को एक थ्रेशोल्ड गैप क्रॉस करने के लिए, थ्रेशोल्ड के बराबर अपनी एनर्जी को करने के लिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन, ठीक है। और वो कितना होगा ध्यान से देखिएगा, ये आपका रिएक्टेंट स्पीशी, ये रिएक्टेंट स्पीशी चल रहा है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी है, ठीक है ना, ये वाला ऑब्वियस यही बचा। अगर एवरेज इतना था तो बाकी तो यही बचा ना, ठीक है। दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय ई ए। इसको हम कैसे लिखते हैं, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मिनिमम बहुत जरूरी है, नीट में स्टेटमेंट आया है इसका, नीट 2024 में एक स्टेटमेंट था सीधा, और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 था, और स्टेटमेंट में इसका डेफिनेशन पूछा गया था सीधा। आपको बस ये बताना था सही था गलत था। मिनिमम याद रखना कितना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट स्पीशी टू फॉर्म प्रोडक्ट, या रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट स्पीशी टू गेन एनर्जी, या टू मेक इट्स एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड, या टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर इस पॉइंट पे क्या था रिएक्टेंट, इस एनर्जी पे क्या था, और ये जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, ट्रांजिशन स्टेट फैक्ट्री है, ट्रांजिशन स्टेट वो फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में, उदाहरण देके चल रहा हूं मैं, जिस फैक्ट्री में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। अगर इतना एनर्जी मिल जाए, इतना एनर्जी मिल जाए कि रिएक्टेंट स्पीशी अपना इस क्रॉस, इस पूरे गैप को क्रॉस करके इधर आ जाए, तब तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर एनर्जी ना मिले और इधर तक चला जाए, मान लीजिए आपका थ्रेशोल्ड गैप था 100 किलो जूल का, और एनर्जी मिल गया 99.9, ये क्या करेगा, ऊपर तक जाएगा, ऊपर से वापस आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है ना। खास ख्याल यहाँ पे भी रखा जाता है, वैसे पढ़ा तो नहीं जाता, बट क्वांटाइजेशन का ध्यान थोड़ा रखा जाता है। हाँ, जिस फिक्स फॉर्म में चाहिए उतना ही चाहिए, ना 0.1 ऊपर, ना 0.001 नीचे, ना ऊपर, इतना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, ऊपर यहाँ पे मिले तो चलेगा, यहाँ पे ऊपर मिले तो चलेगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ तो थ्रेशोल्ड के बराबर होना चाहिए, या थ्रेशोल्ड से ज्यादा मिले तब तो सोने पे सुहागा है, दिक्कत भी नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ट्रांजिशन स्टेट आपका बनेगा, दिस इज हाईली अनस्टेबल स्टेट, क्योंकि जब कभी भी केमिस्ट्री में आप ये पढ़ते हैं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी, ठीक है। सो जो ट्रांजिशन स्टेट आपका है, दिस इज हाईली अनस्टेबल स्टेट, this is highly unstable state and this is high energy state, isn't it? सबसे हाई एनर्जी स्टेट होगा ये। इसको बहुत अच्छी बुक्स पे इसको सैडल पॉइंट भी लिखता है, जनरली लिखता नहीं है हर बुक पे, बट कुछ तगड़ी बुक्स पे इसको सैडल पॉइंट से भी लिखता है। सैडल पॉइंट होता ये जो घोड़ा नहीं होता, घोड़े की काठी, सबसे ऊपर वाला पॉइंट सैडल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सैडल पॉइंट, हाई एनर्जी पॉइंट, हाईली अनस्टेबल स्टेट। और ये वो स्टेट जहां पे पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड, जो कोवेलेंट रिएक्शंस में हमेशा होता है। देयर इज ऑलवेज ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ये हमेशा देखने को मिलेगा। नाउ देयर इज एनर्जी गैप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है? इतना है। मुझे इस पूरी रिएक्शन में देखते हुए ये बताइए, क्या प्रोडक्ट का एनर्जी घटा या बढ़ा? घटा सर, एनर्जी घटा। अच्छा, मान लीजिए अगर ये 20 था तो ये मेरे को 10 ही लग रहा है, अगर मैं उस तरीके से लेके चलूँ 10 ही लग रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी घटा होगा। ये जो गैप आपको देखने को मिलेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, दिस गैप इज नथिंग बट हीट ऑफ रिएक्शन। ये आपने 11th में पढ़ा है। दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन, दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको आप डेल एच से लिखते थे। किससे? सो दिस इज डेल एच आर, this is nothing but heat of reaction or enthalpy of reaction. So del HR is enthalpy of reaction, enthalpy of reaction, या इसी को हम पढ़ते हैं heat of reaction। क्या पढ़ लेते हैं? heat of reaction, ठीक है जी। and what is EA? एक्टिवेशन एनर्जी। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये बहुत ईजी है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी गेन्ड बाय द रिएक्टेंट स्पीशीज in order to make its energy equal to threshold, ठीक है ना, in order to cross that threshold gap, in order to form activated complex। ये जो आपके पास बनेगा, अब देखिए
उदाहरण देके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल लगा के चल रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट स्पीशीज थे, कुछ इस तरीके से मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। लेट्स से वी हैव H2 प्लस I2 एंड दे विल फॉर्म 2 टाइम्स HI। सही है, ऐसे ही बनेगा, 2 टाइम्स HI बनेगा। रिएक्शन कंसिडर कर लेता हूँ, इसमें पूरा आपको कोलिजन थ्योरी लगा के बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास जो ये H2 था, सर ये H2 का मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में पहले बॉन्ड बना था, ऐसा ही था। अच्छा, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया जा रहा है? I2 के साथ। अब जो I2 के साथ रिएक्शन होगा, सो I और I के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट था। ये आ गया आपके रिएक्टेंट्स, सही है, ये आ गया आपके रिएक्टेंट स्पीशीज। इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाया जा रहा है। ओके, अच्छा, जैसे ही आपने एनर्जी प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इनके बीच में कोलिजन स्टार्ट हो रहा है, या इवन कोलिजन पहले से भी हो रहा है। अगर आपने इनको एक बीकर में पकड़ के रखा हुआ है, कोलिजन स्टार्ट हुआ। जैसे कोलिजन स्टार्ट हुआ, इनके काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जीज बढ़ना स्टार्ट हुए। ठीक, एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हुआ। दो काइनेटिक पोटेंशियल इन्वर्स होता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं पता होनी चाहिए आपको, लेकिन एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हुआ। और एनर्जी बढ़ने के बाद ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे, एक ऐसे हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंचे जहां पे पुराने बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गए और नए बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गए। तो अब ये देखोगे सर, ये जो H और H था और ये जो I और I था, इस H और H के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट थे वो बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो मैं इनको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन से। और ये I और I के बीच में जो बॉन्ड थे ये भी क्या कर गए, ये टूटना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और H और I के बीच में नए बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गए, और इस H और I के बीच में नए बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गए। तो ये वो स्टेट आया, हाई एनर्जी स्टेट, जहां पे पुराने बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुए और नए बॉन्ड बनना जहां शुरू हुए। ठीक है ना। हाँ, अगर इतना एनर्जी मिल जाए कि इसके आगे प्रोसीजर चले, तो आप ये देखोगे कि नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने टूट जाएंगे। लेकिन अगर इतना एनर्जी ना मिले, थ्रेशोल्ड के बराबर ना मिले, ये नए टूट नहीं पाएंगे, पुराने वहीं पर रहेंगे, वापस आ जाएगा रिएक्टेंट वाली साइड। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, राइट, दिस इज ये आपका ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट को कभी कभार डेल जी डेगर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल जी डेगर से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर, डेल जी और ऊपर हैश, ऐसा भी बनाते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी कभी कभार बुक्स पे लिखा जाता है, लेकिन जनरली नीट लेवल तक ई ए से भी चलते हैं, ई ए से बताया जाता है बच्चों को। ठीक है, अब इस ट्रांजिशन स्टेट में जो आपका स्पीशी प्रेजेंट होगा, सर उस स्पीशी का क्या ज्योमेट्री होगा? दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। या इन अदर टर्म आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो आपके पास पहला रिएक्टेंट स्पीशीज थे, वो रिएक्टेंट स्पीशीज पहले रिएक्ट नहीं कर रहे थे, या पहले उनमें प्रोडक्ट बनाने की क्षमता नहीं थी। लेकिन जब ऐसा हुआ कि उनको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मिला और साथ साथ में इतना सफिशिएंट एनर्जी मिला कि वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सकें, तो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया, प्रोडक्ट बनाने के काबिल हो गया। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एक मतलब ये भी होता है, एक्टिवेटेड तो आप समझ गए कि हाँ एक्टिवेट हो गया, मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया। एक इसका मतलब ये भी होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट में होगा उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, तो क्या अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा, क्या अरेंजमेंट एटम्स का होगा, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, क्या शेप होगा, क्या ज्योमेट्री होगा। दैट इज व्हाट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आल्सो मीन्स। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए कि इतना सफिशिएंट एनर्जी इसको मिल गया कि क्रॉस कर पाए, तो बताइए होगा क्या? सर ये जो पुराने बॉन्ड्स थे, ये ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक और ये नए बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन, नए बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए इतना एनर्जी मिल गया कि क्रॉस कर पाए, पुराने टूटेंगे नए बनेंगे, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा HI प्लस यहाँ पे भी बनेगा HI। ये वही है जो हमने ऊपर दिखाया था। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। क्या बन गया? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना एनर्जी का अंतर होगा? दैट अंतर इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन, दैट डिफरेंस इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस del HR? सर हीट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब मुझे बताइए यहाँ पे देखते हुए, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा किसका था? रिएक्टेंट का। कम किसका था? प्रोडक्ट का। इसका मतलब जो del H आएगा वो नेगेटिव आएगा, और जब del H नेगेटिव हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ हमने बना रखा है ये एक्सो का है। किसका है? देखिए इसको मैं इस तरीके से भी बना लेता हूँ, दोबारा से ध्यान देखिए। लेट्स से मैं दो ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। ठीक है ना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स, दैट इज एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या रिएक्शन प्रोग्रेस, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ओके, वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। देखिएगा दोनों में अंतर समझिएगा।
ओके, ठीक है। सो ये आ गया आपका रिएक्टेंट और यहाँ पे बन गया प्रोडक्ट, यहाँ पे आ गया आपका रिएक्टेंट और ये बन गया प्रोडक्ट। ओके, बताइए दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? सर दोनों में डिफरेंस लग रहा है हमें, ये जो आपका डेल एच आएगा ना, इस डेल एच के हो सकता है मैग्नीट्यूड में अंतर हो, इस साइन में तो होगा ही होगा, साइन में तो होगा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा डेल एच, दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे दिस गैप इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दिस इज डेल एच आर, दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बताइए यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, पहले वाले में मेरे को ये बताइए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में क्या अंतर है? सर रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट का कम, जिसका ग्राफ जितना नीचे उसका एनर्जी उतना कम, ठीक है। सो यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे बताइए प्रोडक्ट का ज़्यादा और रिएक्टेंट का कम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं डेल एच निकालूं, डेल एच आर निकालूं, डेल एच आर किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मान लीजिए इसका 40 था और मान लीजिए इसका 60 था, तो बताइए कम में से ज़्यादा वाला माइनस कर रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि वैल्यू कितना आएगा? नेगेटिव। और आपको ये पता है लास्ट टाइम भी आपने थर्मो में पढ़ा था, जब डेल एच आर नेगेटिव हो उस रिएक्शंस को हम क्या पढ़ने? ओके, दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो ये आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ग्राफ। ओके, अच्छा ये वाला अगर डेल एच आर क्या हो आएगा ना पॉजिटिव अभी, ठीक है ना। सो इस टाइम पे क्या होगा रिएक्शन आपका? दिस इज एंडोथर्मिक, ये हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक, ठीक है जी, एंडोथर्मिक के लिए आ जाएगा, सही है। अच्छा एक और बात सुनिए, एक और ज़बरदस्त बात सुनिएगा ध्यान से। सर इसी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकालने का एक और तरीका होता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन। हाँ मुझे बताइए, ये मैंने जो ई लिखा, ये ई लिख लेता हूँ मैं कि सर जब मैंने ये मान के चला कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो मान लीजिए आप ये रिएक्शन जो कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स से दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सो आर गिव्स पी दिस वे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से, अब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तब भी एक्टिवेशन लगेगा, और जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट आएगा तब भी एक्टिवेशन लगेगा। अब बताइए रिएक्टेंट जहाँ पर रिएक्टेंट है ना, एनर्जी प्रोफाइल में जहां पर रिएक्टेंट है उस पॉइंट से लेके सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक का जो एनर्जी होता है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अभी आपने तब दिखाया जब आप रिएक्शन फॉरवर्ड में लेके चल रहे थे, सो लेट्स से दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड। अब मुझे बताइए प्रोडक्ट का एक्टिवेशन क्या होगा? सर जहां प्रोडक्ट की लाइन दिख रही है उस प्रोडक्ट की एनर्जी से लेके सबसे हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट तक का जो गैप होगा दैट गैप इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर। तो बताइए कहां से लेके कहां तक? सर इस पॉइंट से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके यहां तक का जो एनर्जी गैप आपको देखने को मिलेगा, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर। अच्छा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जब एक्टिवेशन की टर्म में पढ़ना उल्टा कर दो, जब एक्टिवेशन की टर्म में पढ़ना है इस पूरे फॉर्मूला को उल्टा कर दो। सो दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, अब वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मतलब है कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ठीक है ना। सो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड देख के करते सो दैट कंफर्म हो पाए कि आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं कंसिडर कर लूँ कि जो एनर्जीज हैं, लेट्स से दिस इज 20 किलो जूल पर मोल, राइट, लेट्स से दिस इज 40 किलो जूल पर मोल एंड लेट्स से दिस इज 100 किलो जूल पर मोल, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा मान लेता हूँ मैं 100 किलो जूल पर मोल। अब मुझे बताइए प्रोडक्ट का एनर्जी कितना था? 20, रिएक्टेंट का कितना था? 40। जब मैंने माइनस किया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो कितना मिला? -20। कितना मिला? ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिला मेरे को -20। अब यहाँ से भी उतना ही आना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला सही होगा। अब मुझे बताइए फॉरवर्ड का एनर्जी कितना था? फॉरवर्ड का एनर्जी कितना था? 100 और 40, 100 में से 40 निकालो, पूरा 100 था ना, यहाँ तक 40 चल रहा था, 60, ये कितना आ गया? 60। अच्छा ये कितना होगा? 80 है, नहीं है, 20 से स्टार्ट कर रहे हैं 100 तक जा रहे हैं, 80 होगा, ठीक है। अब बताइए 60 माइनस 80 कीजिए, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करना है लेकिन माइनस साथ में रहेगा नहीं रहेगा, तो आएगा -20। कितना आएगा? इधर भी -20 और इधर भी -20। सो जब आपको डेल एच आर निकालना है तो एनर्जी के टर्म्स में निकलेगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ, और एक्टिवेशन के टर्म्स में निकलेगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से मुझे ये बताइए अगर मैं इस गैप को कम ज़्यादा भी करूँ, तो लेट्स से मैंने इस गैप को कम ज़्यादा किया, मान लीजिए मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को किसी न किसी तरीके से कम कर दिया या किसी न किसी तरीके से बढ़ा दिया, वो तरीका क्या होगा हम लेटर ऑन देख भी लेंगे। क्या इससे डेल एच आर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, डेल एच आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ रिएक्टेंट बन रहा था ना,
जहाँ रिएक्टेंट था, जो एनर्जी पहला उसका था वही होगा, जो प्रोडक्ट का एनर्जी था वही होगा। आप चाहे इस थ्रेशोल्ड गैप को कम कर दें या ज्यादा कर दें, इससे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। और ये आपने लास्ट टाइम पढ़ा भी था और प्रूव भी किया था, हेसेस लॉ में ये चीज प्रूव भी की थी। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ जिससे जा रहा है। गैप कितना है, कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। सो ये कांस्टेंट रहेगा आपका, दैट इज व्हाई इट इज अ स्टेट फंक्शन, राइट ना, दैट इज व्हाई इट इज अ स्टेट फंक्शन। सो आगे एंथैल्पी ऑफ exothermic reactions, energy profile diagram of exothermic and endothermic. So this is energy profile diagram. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, अच्छा इसी पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, देखिएगा सवाल, गलती नहीं करना सवाल में। कहता है जी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास चल रहा है A से B, उसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना दे रखा है 100 किलो जूल पर मोल का। अच्छा हीट ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है 20 किलो जूल। आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर B2A। B2A का मतलब बैकवर्ड के लिए निकालना है, फॉरवर्ड के लिए दिया है ΔHR दिया, बैकवर्ड के लिए निकालना है। मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन। बताइए, वी नो दैट ΔHR इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यही होगा। बताइए ΔHR कितना दे रखा है 20। अगर आपने सिर्फ 20 लिखा तो आपने गलत किया, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था तो माइनस साथ में आएगा। ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि एक्सो लिख रखा है तो जो एनर्जी का वैल्यू दिया उसके साथ में माइनस लगेगा, ठीक है ना। -20 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, एनर्जी ऑफ, अच्छा एक्टिवेशन दिया है ना, सॉरी, सो एक्टिवेशन के टर्म्स में लिखेंगे। फिर अगर एक्टिवेशन दिया तो एक्टिवेशन के टर्म्स में लिखेंगे। तो एक्टिवेशन के टर्म्स में हम कैसे लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, ठीक है ना। बताइए बैकवर्ड का निकालना है, बी से ए का निकालना और ए से बी का दिया है। सो ए से बी का कितना दे रखा है 100 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, ये बनेगा प्लस में, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड इज इक्वल टू 100 यहीं पे, माइनस वाला इधर लेके गया प्लस में, और ये माइनस वाला इधर लेके गया तो प्लस में, तो कितना आ जाएगा 120 किलो जूल पर मोल। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, सही है। नहीं कंफर्म कर रहा अपने आंसर को खुद ब खुद, क्यों, क्योंकि सर अगर आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये मतलब होगा, देखो मैंने ऊपर ही जो ग्राफ बनाया था वो एक्सो का था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये कि प्रोडक्ट का एनर्जी कम रिलीज हुआ है ना, एक्सो का मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है, क्योंकि जब ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करके आया था उस टाइम पे जब नए बॉन्ड बन रहे थे, जब नए बॉन्ड बन रहे थे, आपको पता है जब नए बॉन्ड बनते हैं, व्हेनेवर देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज ऑलवेज रिलीज ऑफ एनर्जी। नए बॉन्ड बनेंगे, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और इतना एनर्जी रिलीज हुआ था कि प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया था, जितना पहले इसके पास था उससे ज्यादा इसने लूज कर दिया, एक्सो चल रहा था। अब प्रोडक्ट का एनर्जी कम था और रिएक्टेंट का एनर्जी, लेकिन एक्टिवेशन बैकवर्ड का ज्यादा होगा उस टाइम पे और फॉरवर्ड का कम होगा। ये दोनों इनवर्सली बातें हैं। प्रोडक्ट का एनर्जी जितना घटा, इसका मतलब उतना ज्यादा वापस लेने के लिए गैप क्रॉस करना पड़ेगा, सही है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फॉरवर्ड, और यहाँ पे भी वही आ रहा है, फॉरवर्ड का 100 था, बैकवर्ड का 120 आ रहा है, बिल्कुल ये कंफर्म कर रहा है। आप इसके लिए प्रोफाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे दिया आपके पास, x + y गिव्स c + d, एक्टिवेशन कितना दे रखा है 50 किलो जूल पर मोल का। अच्छा रिवर्स रिएक्शन कभी दे रखा है तो बताया ΔH निकालिए, ये तो काफी सिंपल सा है। बताइए ΔH किसके बराबर, एक्टिवेशन के टर्म्स में एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड, ठीक है जी। बताइए EA इज इतने एंड फॉर रिवर्स इज इतने, तो एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड कितना दे रखा है 50 माइनस बैकवर्ड का कितना दे रखा है 74, ये कितना आ जाएगा -24 किलो जूल पर मोल, आया ना। आप कहते हैं जी नेचर ऑफ रिएक्शन बताइए, ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक होगा, नेगेटिव आ रहा तो एक्सोथर्मिक, नेगेटिव आ गया तो एक्सोथर्मिक, सही है, इजी सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये बढ़िया सवाल बना रखा है मैंने। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अब मैंने ये कर लिया कि आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया। अब आप समझ पा रहे हैं कि एक से ज़्यादा स्टेप्स में रिएक्शन होगा तो रिएक्शन कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है ना। और अभी तक इस पॉइंट से नीट में सवाल नहीं बना, मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, अभी तक इस पॉइंट से नीट में सवाल नहीं बना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स पे नीट में अभी तक सवाल नहीं बना है, ठीक है ना। देखिएगा, इमेजिन कीजिएगा बात को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना। आपको ग्राफ बनाना है जी सेम के लिए, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप ये देख पा रहे हैं एक बात कि सर जो भी रिएक्शन आपके पास है उस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट स्पीशी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पीशीज। और मैंने परसों भी आपको लिखवाया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जितने स्टेप होंगे उतने ट्रांजिशन स्टेट होंगे। मैंने कहा था लेटर ऑन में बता भी दूंगा, जितने स्टेप उतने ट्रांजिशन स्टेट। बताइए कितने स्टेप है, इसका मतलब कितने ट्रांजिशन स्टेट होंगे। और एक और मजे वाली बात साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ठीक है ना, इंटरमीडिएट बनेगा,
इंटरमीडिएट, ठीक है ना। इसको ट्रांजिस्ट स्पीशीज़ भी पढ़ते हैं, बीच वाले स्पीशीज़ बनेंगे आपके पास, ठीक है। आपको एनर्जी प्रोफाइल बनाना है इसके लिए, तो मैं क्या करूँगा, सेम एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस प्लॉट करूँगा। सो वी हैव एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल भी लिखा जाता है कई जगहों पे, वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस। देखना ध्यान से। बताइए रिएक्टेंट क्या था आपके पास, X+Y, तो मैंने लिख दिया X+Y, 2 रिएक्टेंट से, ओके। अच्छा, ये दोनों रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद बना रहे हैं आपके पास ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ओके। ध्यान से देखना भी इसको, ये आ गया X+Y रिएक्टेंट। अब इन रिएक्टेंट्स ने क्या किया सर, इनका एनर्जी गेन किया, इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी गेन किया, और एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बीच में एक और स्पीशी बन रहा है, वो स्पीशी Z है आपका, वो स्पीशी क्या है। अच्छा, एक बात तो ये होगी कि जितना एनर्जी आपका यहाँ से यहाँ तक लगेगा, दैट इज हाई एनर्जी पॉइंट से लेकर रिएक्टेंट तक का जो एनर्जी होगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इजंट इट। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी 1, क्योंकि 2 लगनी है आपको। अब उसके बाद जब Z बनेगा, फिर Z को फिर से बढ़ा के आपको एक्टिवेशन दूसरा देना है, ठीक है। देखना यहाँ तक सही है। अब मुझे बताइए प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आपके पास क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट स्पीशी बन रहा है, ठीक है ना। तो बना लिया हमने एक इंटरमीडिएट स्पीशी, यहाँ पे आ गया आपका इंटरमीडिएट स्पीशी। अब इस इंटरमीडिएट स्पीशी को आप क्या कर रहे हैं सर, इंटरमीडिएट स्पीशी फिर से एनर्जी गेन कर रहा है, ये इंटरमीडिएट स्पीशी फिर से एनर्जी गेन करके बना रहा है एक और ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। एग्जैक्टली इस तरीके से मैं बनाना चाह रहा हूँ इसको, देखिएगा। ये आ गया एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, ये आ गया ट्रांजिशन स्टेट 1, ये क्या आ गया, ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट 1 को क्रॉस करने के बाद क्या, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, Z, यहाँ पे बन रहा है आपका Z इज द इंटरमीडिएट, ओके। ये Z इंटरमीडिएट बन गया, मैं Z लिख लेता हूँ, समझ जाना आप इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ करेगा बीच में। अच्छा, इस Z पे आप बताइए, इस Z को आपने फिर से एनर्जी दे दिया, कुछ दिया नहीं दिया, इतना एनर्जी दे दिया फिर से, Z से लेके, पॉइंट ध्यान में रखना, रिएक्टेंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। अब उसके बाद वो जो Z बीच में बना, उस Z को लेके अगले वाले हाईएस्ट ट्रांजिशन पॉइंट तक, अगले वाले हाईएस्ट पॉइंट तक का, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड, एक्टिवेशन एनर्जी 2, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको क्रॉस करने के बाद फाइनली बनेगा प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस करने के बाद फाइनली बनेगा प्रोडक्ट। कितने स्टेप्स, कितने ट्रांजिशन स्टेट बने, ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट 2, 2 ट्रांजिशन स्टेट बने, ठीक है ना। एक और बात, इंटरमीडिएट बना, हाँ बना लिया हमने, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी हमने कर लिया। एक तीसरी बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि सर डेल H नेगेटिव था, तो रिएक्शन एक्सो था। अब रिएक्शन एक्सो था, इसलिए मैंने प्रोडक्ट का एनर्जी नीचे बना दिया, ठीक है ना। मैंने ऐसे पहले से ही बना लिया कि हाँ नीचे होगा, अगर ना होता तो फिर मैं कहाँ पे बनाता, इधर, और अगर मान लीजिए बराबर होता, 0 होता, तो फिर मैं इन दोनों को सामने सामने बना लेता, बनाता ना सामने सामने, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट ये। अब मुझे बताइए इन दोनों में से एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा किसका है, EA1 या EA2, EA1। अब जिस स्टेट के लिए, ये जिस स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगे, इसका मतलब ये होता है कि वो स्लो स्टेप होता है, क्यों एनर्जी ज्यादा लग रहा है इसमें। मैंने इसी पॉइंट को एक और जगह पे भी बताया था, मैं दोबारा बता दूं। जब मैंने नेगेटिव स्पीशीज का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, एनाइंस का और वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, मैंने कहा था कि OH नेगेटिव से O2 का फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस होता है। ये थ्योरेटिकली तो बहुत नीचे आता है, आप पूरे इसमें देख लीजिए, सीरीज में बहुत नीचे आता है, लेकिन इसको आप जनरली कहाँ पे रखना चाहते हैं, फिर बहुत ऊपर रखते हैं। आता तो ये बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी इससे पहले O2 रिलीज नहीं होता, उससे पहले क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके लिए और पोटेंशियल लगता है। और मैंने वहीं पे साथ में लिखा था, बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर एक्टिवेशन एनर्जी, द प्रोसेस इज स्लो एंड इट रिक्वायर्स मोर एक्टिवेशन एनर्जी। जिस प्रोसेस के लिए, जिस स्टेप के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, वो धीमा होगा, धीमे धीमे जा रहा है, एनर्जी ज्यादा लग रहा है। और जिसके लिए एनर्जी बहुत कम लगेगा, ऑब्वियसली वो फास्ट होगा। कैसा होगा, तो इसीलिए क्या कर दिया मैंने, पहला स्टेप स्लो लिखा था, इसलिए मैंने इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा कर दिया। और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा कर दिया, इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा का मतलब ये स्टेप कैसा था, ये स्लो स्टेप था। और जिसका एक्टिवेशन कम है, थोड़ा सा एनर्जी लग रहा है, थोड़ा सा दे दिया, काम बन गया, वो फास्ट होगा। कैसा होगा, दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग 2 स्पीशीज, इन्वॉल्विंग 2 स्पीशीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये नीट 2025 का है, नीट 2025, जल्दी से बताना, नीट 2025 का शाबाश। रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका डेल H, जो कि नेगेटिव है। साइन से अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, नेगेटिव है तो मतलब एक्सो है। आपको सीधा पूछा है कौन सा ग्राफ सही होगा, बस इतना ही पूछा है, 1 और 3 में देखना पड़ेगा। एक्सो पूछा है, सिर्फ एक्सो पूछा है, शाबाश। देखिए कौन सा सही है।
डेल एच को देखिए और आंसर कीजिएगा। मुझे बताओ, अब आपको ये पता है कि एक्सो का ग्राफ ऐसा बनता है, एक चीज़ तो आपको कंफर्म है सर, ये रिएक्टेंट, अगर ये रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट, ये तो सही है ना। एक्सो का मतलब एनर्जी घटा होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम। तो बताइए कम किस किस में लग रहा है सर, ये काट दिया मैंने, ये भी काट, कटा ना, कटा ना, इसमें ऊपर इसमें, अच्छा ये और ये लग रहा है। अब मुझे बताइए ये जो -74 दिया ये क्या है, और डेल एच क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप। तो ये आ रहा है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये किसका गैप है, ये तो एक्टिवेशन दिखाया इसने, एक्टिवेशन थोड़ी ना इतना होगा, वो जब बैकवर्ड दे दे तब मैं एक्टिवेशन निकाल सकता हूँ, बैकवर्ड तो दिया नहीं है, तो ये तो सरासर गलत दे दिया इसने, ठीक है। दो ग्राफ सही था, अगर वैल्यू ना लिखता तो ग्राफ सही था, लेकिन इसने जो वैल्यू लिख के दे रखा है उस हिसाब से ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो गैप होता है दैट इज डेल एच, नॉट दिस रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट गैप, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ना, ठीक है। सो कौन सा ग्राफ सही आएगा, पहला ग्राफ, ठीक है ना। हल्का सा सवाल था, इतना कोई बढ़िया सवाल नहीं था, ठीक है। सेम सवाल नीट 2022 का, शाबाश। फिर से एंथैल्पी ऑफ एक्शन कितना दे रखा है, माइनस, मतलब फिर से एक्सो का पूछ रखा है। अभी तो वैल्यूज भी लिख के नहीं दिए हैं, वैल्यूज भी लिख के नहीं दिए हैं, सीधा ग्राफ देखना है बस, सीधा सीधा ग्राफ देखना है, आएगा ना, यही तो है। ये देखो ये कौन सा है, ये आ गया एंडो का, ये एंडो का है, ठीक है। ये डेल एच 0, ये फिर से एंडो का है, एक ही तो दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल लिख के चला था, मैंने कहा था कभी पोटेंशियल लिखता है, कभी काइनेटिक लिखता है, कभी सिंपली एनर्जी लिखता है। 26 में एनर्जी, 25 में एनर्जी लिखा था सिंपली, और कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एनर्जी लिखा था, ठीक है ना। तो आ गया, सही है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ, बस फिर, ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द रेट कांस्टेंट इज गिवन एज k इज इक्वल टू pz e रेज टू -ea अपॉन RT। लास्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रेट कांस्टेंट इज गिवन एज k इज इक्वल टू pz, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल नहीं बनना, k इज इक्वल टू pz e रेज टू -ea अपॉन RT, वेयर p इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, वो जो आपने पढ़ा अभी, प्रोबेबिलिटी या ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टीरिक फैक्टर, सही है। उसको 2-3 नामों से जाना जाता है। जो हमने 2 क्राइटेरिया पढ़े उसमें से जो पहला क्राइटेरिया था प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या इसी को हम क्या पढ़ते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक, व्हाट इज दैट, Z is the collision frequency, the number of collisions takes place per second per unit volume, ठीक है। So Z is collision frequency, what is EA पता आपको, ठीक है। व्हाट इज आर गैस कांस्टेंट, व्हाट इज दी टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ से सवाल जब बना तो ये बनेगा कि बताइए कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस पे डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, एनर्जी बैरियर या एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल डिपेंड कर आए सवाल, इससे पहले भी सवाल ये बने हैं, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर, प्रोबेबिलिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे और टेम्परेचर पे, इन चारों पे डिपेंड करता है। अब कैसे कैसे डिपेंड करता है सर, इसके डायरेक्टली, इसके भी डायरेक्टली, ठीक है ना। अब ये माइनस में चल रहा है, इसके इनवर्सली, जितना गैप घटा उतना फास्ट रिएक्शन, और ये टेम्परेचर ऑलरेडी डिवाइड में है तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सो मैं लिखता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किसके, P, Z एंड T, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये कोलिजन थ्योरी, इससे बाहर इस पे सवाल नहीं बनता। ये सारी कोलिजन थ्योरी की बातें हैं, इससे बाहर इस पे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई।